गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग हिंदी पढ़ेंगे और आज की क्लास में हिंदी में क्या पढ़ेंगे? साथी जीव जंतु पार्ट 3। किसने लिखा है? इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। कौन है लेखक? जवाहरलाल नेहरू। ऐसे इस पिक्चर को देख के आपको समझ में ही आ जाएगा कि ये कौन है। देखिए यहाँ पे इनके यहाँ पॉकेट में क्या है? गुलाब का फूल। और गुलाब का फूल किसके पास रहता था हमेशा? जवाहरलाल नेहरू के। तो इन्होंने ये लेख लिखा है। इसके पहले हम लोग ने पढ़ा था सड़क की बात। इसके पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था? सड़क की बात। सड़क की बात के क्वेश्चन भी हो गए थे, मैंने आपको पढ़ा दिया था, क्वेश्चन हो गए थे। तो ठीक है, आज की क्लास में हम अभी पहले पढ़ेंगे साथी जीव जंतु। साथी जीव जंतु का मतलब है कि जवाहरलाल नेहरू इस लेख के, इस कहानी के द्वारा हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से हम जीव जंतु के भी साथी हो सकते हैं। वे कौन? जीव जंतु हमेशा हमारे दुश्मन नहीं रहते। वे हमेशा हमारे दुश्मन नहीं रहते। हम अगर उनकी साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो भी करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूं कि हम रास्ते में चलते हैं, हम लोग रास्ते में चलते हैं, बिल्ली रास्ता काट देती है। बिल्ली रास्ता काट के गई, अब हम लोग कह देते हैं कि ओह बिल्ली रास्ता काट गई, लेकिन बिल्ली भी तो कह सकती है कि आप मेरे रास्ते में क्यों आए। और वो दौड़ के क्यों जाती है? क्योंकि सड़क पार रहता है, वो धीरे, वहाँ गाड़ी मोटर सब आते हैं, तो इसलिए बिल्ली दौड़ के जाती। तो इसमें क्या है? ना उसका दोष है, ना मेरा, ना आपका, किसी का नहीं। वो अपने रास्ते, हम आ जाए। ये एक प्रथा चली आई है कि बिल्ली रास्ता काटे तो काम नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। कभी भी इस चीज़ को आप ट्राई करके देखिए। हर समय बिल्ली के रास्ता काटने से आपका काम बिगड़ेगा नहीं। कभी बाय द वे कभी ऐसा हो गया, ठीक है, तो ये हम लोग ने अपने मन में प्रथा बना ली है, ये अपने मन में सोच बना लिया है कि बिल्ली रास्ता काटेगी तो हमारा काम नहीं होगा। हमारा काम नहीं होना रहता है तब ऐसा होता है। और वही जब कभी हमारा काम नहीं होता है और हम चले आते हैं, तब तो बिल्ली रास्ता नहीं काटी रहती। क्यों नहीं होता है? तो ऐसा नहीं है। इसी प्रकार नेहरू जी बताते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे उन्होंने जीव जंतुओं के साथ अपने दिन व्यतीत किए थे। उनके साथ भी किए थे जो उन्हें अच्छे नहीं लगते थे, और उनके साथ भी किए थे जो उन्हें अच्छे लगते थे। दोनों यहाँ पे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं देहरादून की उस कोठरी में लगभग 14.5 महीने रहा। मैं कौन? नेहरू जी। नेहरू जी कह रहे हैं कि मैं देहरादून की उस कोठरी में लगभग 14.5 महीने रहा। कितने महीने? 14.5 महीने। और यह अनुभव करने लगा कि जैसे यह मेरा घर ही हो। कहाँ पे? देहरादून में उन्होंने यह अनुभव करने लगे कि जैसे यह मेरा घर ही हो। उनके प्रत्येक भाग से मैं परिचित हो गया। किनके? जो उस कोठरी में जीव जंतु आते थे। वापस देखिए, मैं देहरादून की उस कोठरी में लगभग 14.5 महीने रहा। मतलब नेहरू जी जो कोठरी है उसमें, देहरादून में एक कोठरी लेते जिसमें उन्होंने वो 14.5 महीने रहे। और
और यह अनुभव करने लगा कि जैसे यह मेरा घर ही हो। मतलब अगर आप कहीं रहते हैं और देखिए, जिसके बारे में आपने अच्छा सोच लिया वो अगर बुरा करता है तो भी आपके लिए वो अच्छा ही है। और कोई अच्छा व्यक्ति है, अच्छा जगह है या अच्छी जगह, तो किसी के लिए अगर हमने अपने मन में निगेटिव सोच लिया, गलत सोच लिया, तो कितना भी अच्छा करेगा वो गलत होगा। इसी तरह से नेहरू जी का कहना है कि जो 14 महीने में उस कोठरी में रहा, उस कोठरी को मैं अपना घर मानने लगा। उनके प्रत्येक भाग से मैं परिचित हो गया। किनके? वहाँ उस कोठरी में जो कीड़े मकोड़े जीव जंतु थे, उनके प्रत्येक भाग से मैं परिचित हो गया। सफ़ेद दीवारों और कीड़ों द्वारा खाई हुई धमनियों पर पड़ी हुई प्रत्येक रेखा और बिंदु से मैं परिचित हो गया। कभी कभी आप देखेंगे कि दीवारों पे वाइट लाइन रहती है। तो इनका कहना है कि सफ़ेद दीवारों और कीड़ा द्वारा खाई गई धमनियाँ, जो दीवार है उस पर कुछ लाइन बनाई रहती है, कीड़े द्वारा खाई गई रहती है, पर पड़ी हुई प्रत्येक रेखा मतलब लाइन बिंदु से मैं परिचित हो गया। जेल में निजी कार्यों से अधिक अवकाश मिलने के कारण मैं प्रकृति से अधिक निकट होता चला जा रहा था। मतलब कि इनको जब निजी अवकाश से थोड़ा छुट्टी मिलती थी तो ये प्रकृति मतलब पेड़ पौधे जीव जंतु इनसे परिचित होते जा रहे थे, इनके निकट आते जा रहे थे। कौन? नेहरू जी। ठीक है। अपने सामने आने जाने वाले जानवरों और कीड़ों को मैं बड़ी उत्सुकता से देखता था। अपने सामने मतलब जिस कोठरी में रहते थे उस कोठरी में आने जाने वाले जो कीड़े मकोड़े थे उनको बड़ी उत्सुकता से देखते थे। जैसे आप उत्सुकता मतलब एग्जाम्पल मैं आपको बताते हैं कि जैसे देखिए चींटी अगर कुछ मुंह में दबा के लेके जाती है तो छोटे बच्चे उसे बहुत ध्यान से देखते हैं कि ये कहाँ तक लेके जाती है। कुछ दूर लेके जाती है और गिर जाती है, फिर बच्चे देखते हैं। हाँ, वही ये कहते हैं कि मैं वहाँ के अपने सामने आने जाने वाले जानवरों और कीड़े मकोड़ों को बड़ी उत्सुकता मतलब व्याकुलता से देखता था। जैसे जैसे इनकी ओर मेरी उत्सुकता बढ़ती गई वैसे ही मैं अपनी कोठरी और उनके बाहर आंगन में रहने वाले कीड़े मकोड़ों में दिलचस्पी लेने लगा। मतलब जैसे जैसे मेरी उत्सुकता बढ़ती गई उन कीड़े मकोड़ों में व्याकुलता, वैसे वैसे मैंने क्या कहा वैसे वैसे मैं अपनी कोठरी और उनके बाहर आंगन में रहने वाले मतलब कोठरी के सामने जो आंगन होता है उसमें रहने वाले कीड़े मकोड़े में दिलचस्पी लेने लगा। कौन? नेहरू जी। दिलचस्पी लेना मतलब उसमें इंटरेस्ट लेने लगा। मैंने अनुभव किया कि मेरी यह शिकायत गलत थी कि मेरा आंगन सूना और उजड़ा हुआ है। मतलब नेहरू जी का कहना रहता था कि हमेशा कि मेरे आंगन में कुछ नहीं है, मेरा आंगन सूना है और उजड़ा है, मतलब कोई रहता नहीं है। तो वो यही करे कि मेरा क्या कर रहे हैं कि मैंने ये अनुभव किया कि मेरी यह शिकायत गलत थी। मतलब मैं जो शिकायत करता था कि मेरे आंगन खाली है, कोई रहता नहीं है, तो गलत थी कि मेरा आंगन सूना और उजड़ा हुआ है। मतलब मैं शिकायत करता था कि मेरे आंगन में कोई नहीं रहता, मेरा आंगन सूना और उजड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने यह पाया कि वह जीवों से भरा हुआ था। वह जीवों से भरा हुआ था। जीव मतलब जीव जंतु। कहाँ?
जिस कोठरी में नेहरू जी रहते थे, उस कोठरी के सामने जो आंगन था, उस आंगन की बात नेहरू जी कर रहे हैं कि उस आंगन में पहले मुझे लगता था कि कोई है नहीं और सूना है, लेकिन नहीं, मैं गलत था। उस आंगन में क्या है, मैंने पाया कि यह जीवों से भरा हुआ है, मतलब जीव जंतु से। ये सब रेंगने, फिसलने, चलने वाले और उड़ने वाले कीड़े मकोड़े, मतलब रेंगने वाले, चलने वाले, उड़ने वाले सारे कीड़े मकोड़े मेरे दैनिक जीवन में बिना किसी प्रकार का हस्तक्षेप किए रह रहे हैं। हस्तक्षेप करना मतलब आपका हो गया जैसे कि किसी में टोका टोकी, जैसे हम किसी चीज़ में टोका टोकी नहीं करते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उस तरह से हस्तक्षेप करना, कोई कुछ न बोलना, बिना किसी प्रकार का हस्तक्षेप किए रह रहे हैं। तब कोई कारण न था कि मैं उनके किसी प्रकार तब कोई कारण नहीं था कि मैं उनसे किसी प्रकार की छेड़छाड़ करता। मतलब जब वो मुझे, नेहरू जी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते थे, कौन, जो रेंगने वाले, चलने वाले, उड़ने वाले कीड़े मकोड़े कहाँ थे, उनके आंगन में, तो नेहरू जी का कहना था तब फिर मैं उनमें, उनके रहने में छेड़खानी नहीं करता था किसी प्रकार का। हाँ, किंतु खटमलों, मच्छरों और मक्खियों ने मुझे निरंतर युद्ध करना पड़ता था। अब युद्ध करना मतलब ये थोड़ी है कि तलवार लेके युद्ध करना। जैसे आप खटमल, अपने खाट पे सोए खटमल, मच्छर, आपको मच्छर काटते हैं और मक्खियाँ मंडराती रहती हैं। आ जाए ना आजकल आपके कि गर्मियों में आप सोते हैं तो मच्छर काटते हैं, मक्खियाँ मंडराती हैं, तो इन्हीं से जो आप हाथों से मारते हैं या आपको तो कहीं बैठिए तो ताड़ से मारते हैं, उसको आपको चोट लग जाती है, मच्छर उड़ जाते हैं। तो उन्हीं से हाथापाई करने में, उन्हीं से निरंतर युद्ध होने लगा। निरंतर युद्ध हो रहा मतलब हमेशा उनसे युद्ध होने करना पड़ता था। बर्फ मेरी कोठरी में सैकड़ों भरी है। बर्फ मतलब बर्रे, जो बर्रे होता है येलो वाला, वह इनकी कोठरी में, किनकी कोठरी में, इनकी, ये कौन है, नेहरू जी। तो बर्फ मेरी कोठरी में बर्फ मेरी कोठरी में सैकड़ों भरी हुई थी। जब कभी मुझे ऐसा अनुभव होता कि किसी बर ने मुझे डंक मार दिया है तो उनमें और मुझ में थोड़ी लड़ाई हो जाती। मतलब आप देखते हैं जो बर्रे होती है, जो येलो कलर की, अगर वो डंक मार देती है तो स्वेलिंग आ जाती है। तो वही कह रहे हैं कि बर्रे जो था मेरी कोठरी में सैकड़ों छत्ता लगा के रहती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं करता। लेकिन जब मुझे कभी महसूस होता था कि बर्रे मुझे डंक मार दी है तो मुझे बहुत गुस्सा होता था, मेरी थोड़ी उसकी लड़ाई हो जाती थी। एक बार क्रोध में आकर मैंने सभी बर्रों को समाप्त कर देना चाहा, मतलब सभी बर्रों को छत्ते से मार के गिरा था, किंतु उन्होंने अपने इस अस्थायी घर की रक्षा के लिए मुझसे काफ़ी युद्ध किया। अस्थायी मतलब अस्थायी तरह से रूप से वही न रहना, कहीं पे भी लगाते हैं तो आज वो छत्ता गिरा तो कहीं और लगाएंगे, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, स्थिर न रहने वाला। स्थिर न रहने वाला क्या, घर, जहाँ स्थिर न रहने वाला, तो अस्थायी घर की रक्षा के लिए मुझसे काफ़ी युद्ध किया, जिसमें कदाचित उनके अंडे रखे हुए थे। किसमें, उस जो उन्होंने छत्ता लगाया था उसमें क्या रहता है, उसमें उनके अंडे रहते हैं।
अंत में मैंने हार मान ली और यह तय कर लिया कि यदि मुझे किसी प्रकार की हानि न पहुंचाए तो मैं उन्हें शांति के साथ रहने दूंगा। किसे? बर्रे को। कौन? नेहरू जी। और ये कहते हैं अंत में मैंने उन बर्रे से हार मान लिया और मैंने ये सोच लिया कि अगर किसने? बर्रे ने मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया तो मैं उन्हें शांति से रहने दूंगा। इसके बाद 1 वर्ष से अधिक मैं उस कोठरी में सब बर्रों से घिरा हुआ रहा, किंतु उन्होंने कभी मुझ पर आक्रमण नहीं किया है। हम एक दूसरे का सम्मान करने लगे। मतलब कि जब अगर आपने छेड़खानी नहीं की तो कोई भी जीव जंतु आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने छेड़खानी की तो आपको छोड़ेंगे भी नहीं। उसी तरह से पहले नेहरू जी क्या किए कि उस छत्ते को निकाल के फेंकने की कोशिश किए तो सारे बर्रे छूट गए उनके ऊपर और उनसे उनकी बहुत हाथापाई होती है और हार जाते हैं। इसी में उन्होंने सोचा कि अब इन बर्रे को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर ये मुझे नुकसान नहीं करेंगे तो मेरा इसमें कोई भी मामला नहीं है, मैं चुपचाप रहूँगा। और यही चलता रहा और वह एक दूजे का हम लोग सम्मान करने लगे। चमगादड़ को मैं पसंद नहीं करता था। किसको? चमगादड़ को, जो उड़ता रहता है, किंतु मुझे उनका भी स्वागत करना पड़ता था। वे संध्या के अंधेरे में बिना किसी प्रकार का शोर किए उड़ा करते थे। कौन? चमगादड़। मतलब चमगादड़ों को मैं पसंद नहीं करता था। किसने कहा? नेहरू जी की मैं चमगादड़ किंतु मुझे उनका भी स्वागत करना पड़ता था। मतलब उनका भी उस घर में स्वागत कि हाँ आइए, आप रहिए। वे संध्या के अंधेरे में बिना किसी प्रकार का शोर किए उड़ा करते थे। मुझे उनसे बड़ा भय लगता था। किनसे? चमगादड़ से। किसे? नेहरू जी को चमगादड़ से बहुत भय लगता था। वे चेहरे से 1 इंच ऊपर उड़कर निकल जाते थे और मुझे भय लगता था कि मुझे कहीं काट न ले। बड़े बड़े चमगादड़ हवा में ऊपर की ओर उड़ा करते थे। मतलब नेहरू जी का कहना ये था कि उस कोठरी में चमगादड़ भी रहता था जिस कोठरी में मैं रहता था, और नेहरू जी के चमगादड़ों से बहुत डरते थे। लेकिन जैसे ही संध्या होती थी वो आते थे और इनसे उड़ते थे। मतलब इनके चेहरे के ऊपर 1 इंच ऊपर उड़ते थे। इन्हें बहुत डर लगता था कि अगर उन्होंने मुझे मारा या कुछ किया तो, और उसे भय से लगता था कहीं काट न लें, और बड़े बड़े चमगादड़ ऊपर की ओर उड़ा करते थे। मैं सफ़ेद चींटियों और दूसरे कीड़े मकोड़ों को भी ध्यान से देखा करता था। किसने कहा? मतलब नेहरू जी कहते हैं कि जो चींटियाँ होती है, सफ़ेद चींटियाँ होती है, कीड़े में सबको ध्यान से दिखता था। छिपकलियाँ जो छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, तो छिपकलियाँ इन कीड़ों को क्या करती थी? तलाश में शाम को निकलकर बाहर आती, अपने शिकारों की तलाश में एक दूसरे से भिड़ती थी और इस प्रकार अपनी पूंछ हिलाया करती थी, जिसको देखकर मुझे बहुत आनंद आता था। मतलब कि छिपकलियाँ जो थी इन कीड़े मकोड़े की तलाश में सब बाहर निकलती थी और एक जैसे कीड़ा दिखा 2-3 छिपकली है तो फाइट करते थे कि ये मेरा है शिकार, ये मेरा शिकार, और उसने पूंछ हिलाया करती थी। और ये देख के नेहरू जी को क्या होता था? बहुत आनंद आता था। वे प्रातः बर्रे के पीछे न पड़ती। कभी भी छिपकली बर्रे के पीछे नहीं पड़ती थी कि अगर काट लेगी तो ये बहुत है, पड़ती थी। किंतु 1-2 बार मैंने उन्हें बड़ी सावधानी से बर्रों के सामने से आकर पकड़ते देखा। लेकिन 1-2 बार उन्हें मैंने, कौन कहा? नेहरू जी कहते हैं कि बड़ी सावधानी से मैंने उन्हें देखा है। बर्रे बैठे रहते थे और वो आती थी और उन्हें झपट के खा जाती थी।
जहाँ पर वृक्ष थे जहाँ पर वृक्ष थे वहाँ मैंने गिलहरियों के झुंडों को भी स्वच्छता पूर्वक विचरण करते देखा। मतलब कि वहाँ पे उस कोठरी के अगल बगल जो भी वृक्ष थे, मैंने वहाँ सुंदर सुंदर गिलहरी देखे हैं आप कहाँ रहती है? पेड़ों पे रहती है। तो उन सुंदर सुंदर गिलहरी को विचरण करना मतलब घूमना, स्वच्छता पूर्वक विचरण करते देखा। वे बड़ी साहसी थी। कौन? गिलहरी। गिलहरी बहुत साहसी थी और पास आ जाती थी, मेरे पास आ जाती थी। देखिए ये नेहरू जी हैं, ये गिलहरी है आपकी, मेरे पास आ जाती थी। नेहरू जेल में जब मैं लखनऊ जेल में जब मैं घंटों बिना हिले डुले बैठा पढ़ता था। कौन? नेहरू जी कहते हैं कि जब मैं लखनऊ जेल में गया और बिना हिले डुले घंटों पढ़ाई करता था, बैठा पढ़ता था तो गिलहरी मेरे पैरों पर चढ़कर गोद में आ बैठती थी। कौन? गिलहरी। जब नेहरू जी हिलते डुलते नहीं थे तो चुपचाप उनके पैरों से चढ़ के उनके गोद में आकर बैठ जाती थी और वे देखती थी और अनुभव करती थी। क्या करती थी? वह देखती थी और अनुभव करती थी कि ये पेड़ है कि नहीं, कि मैं वृक्ष हूँ कि नहीं। वे मुझे क्या समझती थी मैं नहीं बता सकता। मतलब कौन? गिलहरी। उनका कहना है नेहरू जी का कि गिलहरी पेड़ों से उतर के उनके पैरों के द्वारा उन्हें के गोद में बैठ जाती थी और वह देखती थी और फिर अनुभव करती थी कि ये पेड़ है कि कहाँ, और वो मुझे क्या समझती थी मैं ये नहीं जान सकता। क्षण भर के अंदर ही वे भयभीत होकर भाग खड़ी होती थी। कौन? गिलहरी। क्षण भर रुकती थी और जब उन्हें पेड़ का एहसास नहीं होता था तो वह भाग जाती थी। भागकर खड़ी होकर दूर से देखती थी कि ये क्या है। कभी कभी गिलहरियों के छोटे छोटे बच्चे जब पेड़ों के नीचे गिरते थे, मतलब कि गिलहरी के छोटे छोटे बच्चे जब पेड़ों के नीचे गिरते थे। अब गिलहरी के छोटे छोटे बच्चे देखे हैं आप लोग? एकदम छोटे छोटे होते हैं। तो वो बच्चे कहाँ? गिलहरी रहती कहाँ है? पेड़ पे है, तो पेड़ पे ही अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। तो यहाँ पे नेहरू जी का कहना है कि जब गिलहरी के छोटे छोटे बच्चे जरा पेड़ों के नीचे गिरते तब उनकी माँ उनके पीछे दौड़ आती। उनकी माँ कौन है? उनकी मम्मी गिलहरी दौड़ आती और उन्हें गेंद सा अपने मुंह में दबाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। आप देखते हैं जो जानवर होते हैं जब उनके बच्चे होते हैं, जैसे बिल्ली को देखें आप, बिल्ली अपने बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं उन्हें मुंह में दबा के लेके जाती है और कहीं, मतलब बिल्ली यहाँ से बात होती है। गिलहरी को बताएं, बंदर को देखिए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे जानवर को देखिए जो अपने बच्चों को मुंह में दबा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उन्हें ले जाते हैं। उसी तरह से यहाँ है कि जब गिलहरी के बच्चे छोटे रहते हैं और पेड़ पर से गिर जाते हैं तो गिलहरी नीचे उतरती है, उन्हें गेंद की तरह उन्हें अपने मुंह में दबाकर लेकर गेंद सा मुंह में दबाकर सुरक्षित जगह पर स्थान पे ले जाती है। कभी कभी बच्चे खो भी जाया करते हैं। किसके? गिलहरी के। मतलब कि जब बच्चे गिर गए, हाँ, इधर उधर चल गए, यह गिलहरी नहीं रही, बच्चा गिरा इधर उधर चल, तो कभी कभी बच्चे ऐसे भी होते हैं कि खो जाते हैं जिसे गिलहरी देख नहीं पाती है। हमारे एक साथी ने इस प्रकार के 3 गिलहरियों खोए हुए बच्चों को पाल रखा। मतलब नेहरू जी कहते हैं कि हमारे एक साथी थे जो इस प्रकार के 3 गिलहरियाँ जो गिरती हैं उनके खोए हुए 3 गिलहरियों के बच्चों को पाल के रखा था।
वे इतने छोटे थे कि उनका पालन पोषण एक कठिन समस्या बन गई थी। किनकी? गिलहरी की। मतलब एकदम छोटा बच्चा था, तो अब गिलहरी के बच्चे को दूध हम कैसे पिलाएंगे? हाँ, तो यही है कि उन्हें पालना कठिन हो गया था। अंत में हमने समस्या को बुद्धिमानी से हल किया। किसने? नेहरू जी कहते हैं कि अंत में हमने समस्या को बुद्धिमानी से हल किया। हमने अपने फाउंटेन पेन में स्याही भरने वाले रिफिल से दूध पिलाकर पाला। मतलब फाउंटेन पेन होते हैं, उसमें स्याही रहती है, उस स्याही को निकाल के उसमें दूध भर के उन गिलहरी के बच्चे को पिलाया और उन्हें पाला। अब आइए, अल्मोड़ा की जेल को छोड़कर जितनी जेलों में मैं गया वे सब कबूतरों से भरी रहती थी। अल्मोड़ा की जेल में यहाँ पे लेखक कहते हैं कि अल्मोड़ा की जेल में को छोड़ के जितनी भी जेलों में मैं गया सब जगह मैंने यही देखा कि वे सब कबूतरों से भरे, मतलब वहाँ पे कबूतर रहते हैं। जेलों में हजारों कबूतर रहते थे। कहाँ पे? जेलों में। और शाम को आकाश उनसे ढक सा जाता था। किनसे? कबूतर से। मतलब कि उनका कहना है कि इतने कबूतर थे कि शाम को जब उड़ने लगते थे तो ऐसा लगता था कि आकाश ढक गया, इतने सारे, आकाश दिखाई नहीं देता था। कभी 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 जेल के अफसर उन्हें मारकर खा भी जाते थे। किन्हें? कबूतर को। कितने लोग हैं जो कबूतर को खाते हैं? हाँ, तो कुछ लोग हैं जो कबूतर को मार के खाते हैं। तो कह रहे हैं कि इतने कबूतर थे कि कभी कभी जेल के अफसर उन कबूतरों को मार के खा भी जाते थे। कहीं कहीं मैना भी रहती थी। कहीं कहीं मैना भी रहती थी। मैं उनको खिलाया पिलाया करता था। किसे? मैना को। नेहरू जी कह रहे हैं कि कहीं कहीं जेलों में या कबूतरों के साथ मैना भी रहती थी और मैना को मैं उन्हें खिलाया और पिलाया किया करता था। वे इतने पालतू हो गए थे कि यदि सुबह या शाम उन्हें चारा ना मिले तो ज़रा देर हो जाती तो चुपचाप आकर मेरे पास बैठ जाते। मतलब आपने ये देखा कि अगर हमें खाने की व्यवस्था जो भी करता है, अगर आप कुत्ते को रोटी रोज़ डेली देते हैं तो देखिए कि आप जो टाइम होगा कुत्ता उसी समय आपकी राह देखेगा कि आप रोटी लेके आ रहे हैं। ठीक है? तो जानवर को भी बुद्धि होता है, दिमाग होता है, लेकिन वो मनुष्य की तरह नहीं। लेकिन आपके हर हाव भाव, हर बातों को नहीं, सबको समझते हैं जानवर। तो उन्होंने कहा कि कहीं कहीं मैना भी रहती थी। मैंने मैना को पाल रखा था और मैना के बच्चे और मैना एक जोड़े में अपना घोंसला बना रखा था। एक जगह जोड़े में अपना घोंसला बना रखा था। मैं उनको खिलाया पिलाया करता था। किनको? मैना को। कौन कह रहा है? जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि मैं उनको खिलाया पिलाया करता था। वे इतने पालतू हो गए थे कि यदि सुबह शाम उन्हें चारा ना मिला तो मिलने में ज़रा देर हो गई तो चुपचाप आकर मेरे पास बैठ जाते। मतलब कि टाइम पे उन्हें चारा नहीं मिलता था तो कुछ करते नहीं थी मैना, चुपचाप आके और नेहरू जी के पास बैठ जाती थी। और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर अपना भोजन मांगने लगते थे। इस समय उनकी क्रियाएं और धैर्यहीन चिल्लाहट सुनकर बड़ा आनंद आता था। मतलब किनका कहना है कि जब मैना आके चिल्लाती थी तो इस समय कितने धैर्य में चिल्लाती थी, बहुत धैर्य अपना खोने के बाद चिल्लाती थी। तो इस समय
इस समय उनकी क्रियाएं, मतलब जो क्रिया कहते हैं, धैर्यहीन चिल्लाहट सुनकर मुझे बड़ा आनंद आता था। किसे? नेहरू जी को। नैनी जेल में हजारों तोते थे। नैनी जेल में हजारों तोते थे। एक बहुत बड़ी संख्या मेरे बैरक की दीवार पे रहा करती थी। मतलब मेरा जो दीवार था, बाउंड्री था, उस पे एक बहुत बड़ी संख्या मेरे दीवार पे रहती थी। किसकी? तोते की संख्या। ठीक है। उनका प्रेम संभाषण प्रेमालाप एक देखने वाला दृश्य होता था। अगर आप कभी उसको देखेंगे तोते को, तो आपका मन मोह लेगा। तोता हो गया, मोर हो गया, हाँ। तो उसी तरह से सब तोता बैठे थे, तो उनका प्रेम संभाषण और प्रेमालाप देखने वाला दृश्य होता था। देहरादून जेल में सैकड़ों प्रकार की चिड़ियाँ गाती, चहचहाती और मधुर ध्वनि करती थी। इसमें सर्वश्रेष्ठ कोयल की पुकार थी। मतलब कहना है कि जो देहरादून में, वहाँ पे बहुत सारी चिड़ियाँ थी, तो उसमें बहुत सारी चिड़ियाँ जो थी वो क्या थी? सैकड़ों प्रकार की चिड़ियाँ थी। मतलब कितना? सैकड़ों प्रकार की। लेखक कहते हैं कि देहरादून के जेल में सैकड़ों प्रकार की चिड़ियाँ थी, जिसमें से चहचहाती थी, गाती थी और मधुर ध्वनि निकालती थी। लेकिन इसमें सर्वश्रेष्ठ कोयल की पुकार थी। इसमें सर्वश्रेष्ठ कोयल की पुकार थी। कोयल जानते हैं ना, कितना अच्छा बोलती है। अगर कोई बहुत पतला बोलता है तो उससे कहते हैं कि अरे आपकी आवाज़ कोयल की। मतलब कोयल की तुलना, उसकी तुलना कोयल से करते हैं। मतलब मनुष्य अगर अच्छा बोलता है, मीठी वाणी बोलता है, और किसी को इरिटेट होके या गुस्से से नहीं बोलता है, तो सब कहते हैं अरे इनकी आवाज़ तो कोयल जैसे। तो उसी प्रकार कहते हैं कि इतनी चिड़ियों में, सैकड़ों चिड़ियों में चिड़िया गाती, चहचहाती और ध्वनि सुनाती, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ किसका था? कोयल का था। बरेली जेल में बंदरों का प्रदेश बसा हुआ था और उनकी किस्से देखने योग्य थे। बरेली जेल में बंदरों का, किसका? बंदरों का प्रदेश बसा हुआ था और उनकी किस्में देखते योग्य थी। एक घटना में मुझ पर बड़ा प्रभाव डाला। मतलब कोई घटना हो जाती है जिसे आप भूल नहीं पाते हैं, वही लेखक कहते हैं कि एक ऐसी घटना थी जिसमें मुझ पर बड़ा प्रभाव डाला। वो घटना क्या थी, जरा सुनिए। एक बंदर का बच्चा हमारी बैरक के अंदर आ गया था। मतलब हमारी बाउंड्री के अंदर आ गया था और लौटकर फिर दीवार पर चढ़ ना सका। बच्चा था, ध्यान रखिए। एक बंदर का बच्चा, और बंदर कूद के उछल के था, तो वह दीवार पे नहीं चढ़ पाए। वार्डनों और कैदियों ने उनको पकड़ लिया। उन्हें सब पकड़ लिए और एक रस्सी उसके गले में बांध दी। ऊंची दीवार के शिखर से उस बच्चे के माँ बाप यह सब देख रहे थे। किसके? बंदर की। मतलब बंदर का बच्चा गिर जाता है या आ जाता है, तो ये लोग उसे बांध देते हैं, कुछ कैदी। और ये बांधा हुआ देखकर ऊंची दीवार से बंदर के माँ बाप उसे देखते हैं। किसे? अपने बच्चे के साथ क्या हुआ रहता है। एकाएक उसमें से एक बहुत बड़ा और मोटा बंदर नीचे कूदा और उस भीड़ पर सीधा हमला किया। किस भीड़ पे? जो बंदर को पूरे घेर के बैठे थे। तो अचानक एक बंदर ऊपर से कूदता है और उस भीड़ पे हमला करता है, मतलब मार करता है। हमला किया। जो सब बच्चे को घेरे हुए थे। यह एक बहुत ही बहादुरी का काम था, क्योंकि वार्डन और कैदियों के बड़े बड़े
हाथों में बड़े बड़े डंडे घुमा रहे थे। मतलब जो वहाँ पे वार्डन थे और कैदी थे, उनके हाथों में डंडे थे जो उस बंदर के अगल बगल छिप के खड़े थे और घुमा रहे थे। अंत में इस अदम्य साहस की विजय हुई। मनुष्यों की भीड़ डरी और अपने डंडे छोड़ छाड़ भागी। इस प्रकार वह बच्चे को छुड़ा के सांस से ले गया। कौन? वही जो बंदर कूदा था और इन्होंने इसके बच्चे के गले में रस्सी डाली थी। लेकिन वहाँ इतने लोग थे, सबके हाथ में डंडा था, लेकिन एक बंदर वहाँ पे इतना हलचल मचा दिया और इतना उठापती कर दिया कि सब अपने डंडे फेंक दिए और उस प्रकार से उस बच्चे को छुड़ा के ले गए। हमारी भेंट प्रातः ऐसे जानवर से हो जाया करती थी जिनका हम स्वागत न कर सकते। हमारी कोठरी में अक्सर बिच्छू घुमा करते थे। कौन घुमा करता था? बिच्छू। यह आश्चर्य की बात है कि उन्होंने कभी मुझे डंक नहीं मारा। कौन? बिच्छू डंक मारता है ना। तो लेखक कह रहा है कि मेरी कोठरी में सब जगह बिच्छू घुमा करता था, लेकिन ये एक अच्छी बात थी कि वो कभी मुझे डंकने वाला है। हालांकि वह मेरे बिस्तर पर मिलते थे या उस किताब में मिलते थे जिसे मैं अचानक उठा लिया करता था। मतलब कि उस किताब में मिलते थे जिसे मैं अचानक कहीं से उठा लेता, जिसे पढ़ते नहीं थे और उठा लिया करता था। एक बार मैंने एक जहरीले बिच्छू को थोड़े समय के लिए बोतल में रख दिया और उसे मक्खियाँ खिलाता रहा। मतलब बिच्छू को बोतल में भर दिया और उसे मक्खियाँ मार मार के बिच्छू को देते थे और उसे खिलाते थे। इसके बाद मैंने उसे एक डोर से बांध दीवार पर लटका दिया। किसे? बिच्छू को। कौन लटका दिया? लेखक लटका दिया। थोड़ी देर बाद वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ। इस स्वतंत्र बिच्छू से मेरी दोबारा मिलने की इच्छा थी। मतलब इतना जीव जंतुओं में लगा हो गया था कि वो बिच्छू को पकड़ के बोतल में भरते हैं, फिर वहाँ से निकालते हैं, उसके पैर में रस्सी बांधते, वो दीवार पे चढ़ती है और एक दिन होता है वो भाग जाती। लेकिन लेखक को होता है कि बिच्छू से मेरी दोबारा इच्छा मिलने की थी। इस वह मैंने अपनी कोठरी को अच्छी तरह साफ किया और उसकी हर जगह तलाश की, किंतु वह गायब हो गया। कौन? बिच्छू। मतलब उनका कहना मतलब है कि उस बिच्छू को मैंने सब जगह क्या क्या खोजा, वो नहीं मिली। इसी बहाने मेरी कोठरी साफ हो गई और बिच्छू नहीं मिली। मेरी कोठरी के समीप 3-4 सांप भी पाए गए। एक सांप के मिलने की खबर तो समाचार पत्रों में भी छप गई थी। एक सांप के मतलब कोठरी के अगल बगल 3-4 सांप, लेकिन एक सांप इतना बड़ा लंबा चौड़ा था कि उसकी खबर अखबारों में भी छप गई। मेरी को इस प्रकार की कई घटनाओं का स्वागत भी किया करता था। चूँकि जेल और जीवन एक साथ रहता है और जो घटना इस प्रकार की घटी नई घटनाओं का मैं स्वागत भी करता हूँ। यहाँ पे कहना है कि जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जो घटना घटी तो घटी, लेकिन अगर ऐसी कोई घटना है तो मैं उसका स्वागत भी करता हूँ। मैंने सांपों का स्वागत नहीं किया, किंतु उनसे डरता भी नहीं। उसने अन्य लोग डरते रहते हैं। किससे? सांप से। उनसे अन्य लोग डरते रहते, यद्यपि मैं उनके काटे जाने से डरता हूँ और यदि सांप को देखता हूँ तो उससे अपनी रक्षा भी करता हूँ। मतलब कि मैं सांप से बहुत डरता हूँ, तो अगर सांप कहीं रह जाती है, मैं देख लेती हूँ तो उससे अपनी रक्षा करती हूँ। लेकिन मेरे हृदय में घबराहट या डर नहीं पैदा होता। किससे? सांप से।
लेकिन मैं उससे अपनी रक्षा करता हूँ, लेकिन मेरे हृदय में घबराहट और डर नहीं पैदा होता है। किसे देख के? सांप को। जितने जीवों और कीड़े मकोड़ों से मेरी जेल के अंदर भेंट हुई, उतने जेल के बाहर नहीं मिले। उनका कहना है कि मैं जिस कोठरी में रहता रहा, जहाँ रहता हूँ, जितने कीड़े मकोड़े मुझे वहाँ मिले, उतना मुझे बाहर नहीं मिले। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? कोई भी जीव जंतु हमें एक तब तक नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक कि हम उससे आक्रामक छेड़खानी न करें। मतलब यहाँ ये कहना, इससे शिक्षा मिलता है कि कोई भी जीव जंतु, मैंने पहले ही बताया था आपको कि बिना रीजन के आपको नहीं नुकसान पहुंचाएगा। अब आपने उसे छेड़ दिया, एक आप बर्रे देखेंगे सब लगते हैं मारने, बच्चे हैं कबूतर क्लास में देखते मारते हैं, तो आप उसे मारेंगे तो वो तो चिल्लाएगा ही, तो बदला ही लेगा। तो कहते हैं कि मेरा अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ओके, ये हो गया आपकी क्लास ख़त्म। आज मैंने आपको पढ़ा दिया है क्या? जीव जंतु और साथी जीव जंतु।